हम अगर स्टार्ट करें कोई बिजनेस, तो किस तरह से आप लोग अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे, या क्या कौन सी कंपनी स्टार्ट करोगे आप लोग? जानवी, शिवानी, साक्षी, मौसम्बी आ गई। सोचा नहीं है सर अभी। फिर भी फॉर एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं, हम प्रैक्टिकली करना है हमको, तो सोच सकते हैं कि क्या कंपनी हम स्टार्ट करना चाहेंगे, किस तरह की कंपनी खोले। चलो कोई फूड मार्केटिंग, फूड वाली कंपनी सोचते हैं जो फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा ये देखेंगे कि जैसे एक कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है अकाउंट्स, वो कैसे वर्क करता है। कि जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग अच्छी तरह से जान गए कि कैसे कंपनी बनती है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी बनती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, मीटिंग्स एंड ऑल बाकी सारी चीजें। तो हम पिछले 3 4 दिन से अकाउंटिंग पोर्शन पढ़ रहे हैं, वाउचर से लेके स्टेटमेंट एनालिसिस तक का सारा, जो हम देखते हैं कैसे कैसे चीजें सारी होती हैं। अच्छा, आवाज मेरी साफ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो ठीक है, आज हम कंपनी लेंगे एक फॉर एग्जांपल के लिए, कि जैसे हमने किया कोई फूड वाली कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को कंपनी में पोस्ट मिल गई अकाउंटेंट की, आप लोग कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, जिसका नाम फिलहाल मैंने अभी रखा है कि एबीसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप लोगों को कोई और नाम सजेस्ट करना चाहे तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो नाम क्या रखें इसका कंपनी का, अपनी कंपनी में जिसमें हम जॉब पे हैं? बताइए आप लोग क्या नाम रखना चाहेंगे जिस कंपनी में आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, क्या आपको ये नाम अच्छा लग रहा है? यार रिस्पॉन्स दिया करो, आप लोग कुछ बोलते नहीं कोई भी, जब भी कुछ पूछता हूँ मैं या कुछ आप एक्टिविटी देते हैं करने के लिए। आज की क्लास लेक्चर वाली क्लास नहीं थी जो लेक्चर बोल के चले गए। थोड़ा आप लोग देखो कि अब आप अकाउंटिंग कैसे वर्क करोगे, आप कैसे स्टार्ट करोगे अकाउंटिंग कंपनी में। आपको पोस्ट मिली हुई है अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, तो क्या रहता है उसका वर्क। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसमें। हम इस कंपनी पोस्टेड हैं, तो फिर अब ये कंपनी है जो क्या करती है, ये एक एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसको बोलते हैं। ये कंपनी है जिसका हम लोकेशन दे देते हैं करनाल में, जो हरियाणा स्टेट में है। इसमें एम्प्लॉयज लगभग हैं 150 प्लस, जिसके टर्नओवर अभी फिलहाल जो इसकी 30 करोड़ एनुअल रेवेन्यू इसको होता है जनरेट। और इसका नेटवर्क रिलायंस के साथ है, डी मार्ट के साथ है, और मेट्रो सिटीज में जो और चीजें होती हैं उनमें उनके साथ है। नेटवर्क से यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनाती है अपना, तो ये उसको कहाँ पे अपना कहाँ सेल करती है उनको, जैसे उसके क्या किन कंपनी या किन अदर बिजनेस के साथ इसका रिलेशन है, जहाँ से ये अपना बिजनेस को और आगे एक्सपेंड करते हैं या फिर अपनी रीच और आगे मार्केट तक पहुंचाते हैं। इसमें देखेंगे कि जो फैक्ट्री है हमारी, वो इस करनाल में है। वेयर हाउस हमारा पानीपत में है। और जो ईआरपी जो हम मॉडल यूज करते हैं, जो हम अकाउंट के लिए या जो हमारी एक्टिविटी होती है अकाउंटिंग फंक्शन जो भी करते हैं, हम डाटा कलेक्शन का जो भी टूल यूज करेंगे, तो हम फिलहाल अभी टैली प्राइम और एम एस एक्सेल यूज कर रहे हैं उसके लिए, जो हमें अकाउंटिंग के वर्क करने होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में देखेंगे हम किस किस तरह के पर्सन होते हैं, कौन कौन होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियल हेड होता है, और ये सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। जीएसटी एग्जीक्यूटिव भी होता है कंपनी इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में। पेरोल एग्जीक्यूटिव, पेरोल यानी कि जो पे सैलरी वगैरह का उनका सारा मैनेज करता है, किसका पे अब कितना कटेगा, सैलरी किसकी कितनी जाती है, और उस पे टैक्स कितना लगेगा, जो प्रोफेशनल टैक्स होते हैं और अदर टैक्स जो उसको मैंडेटरी करने होते हैं। फिर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जिस पोस्ट पे हम हैं। फिर एक है इंटरनल ऑडिटर। वो ऑडिटर होते हैं, उनको तो चेक करना होता है फाइनेंशियल में कहीं पे जो भी लूप होल या फिर कोई एक्टिविटी मिसलीडिंग तो नहीं चल रही है, कोई एक्टिविटी खराब नहीं चल रही हो।
तो देखेंगे फाइनेंशियल एड का, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पे ये जो चल रहा है पीपीटी, इसमें फाइनेंशियल एड का काम होता है, इसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, इसको फाइनेंस करने की जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी होगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी होगी, को वो ऐसे प्लान करेंगे कि कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है अपने सारे वर्क को। ट्रेजरी मैनेजमेंट करेंगे, उनके जो भी उनके पास फंड है उसको कैसे यूटिलाइज करना, उनको ट्रांजेक्शन को, जो भी बड़ी लेवल की ट्रांजेक्शन हो, जी हाई वैल्यू जो ट्रांजेक्शन होती है यानी कि जिसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, तो उनको अप्रूव करना एनालिसिस करके कि वो ट्रांजेक्शन वैलिड है, अगर करेंगे तो उनको क्या उनके नुकसान रहेंगे या फायदे कितने रहेंगे, वो सारी चीजें देख के फिर उनको अप्रूव करते हैं वो सीनियर अकाउंटेंट। जो भी अकाउंटेंट होते हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, वो अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, तो ये उनको चेक करते हैं कि जो उन्होंने लेजर बनाया है, स्टेटमेंट वगैरह जो बनाई है, तो उसको रिव्यू करके चेक करते हैं कि ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर इसमें फाइंड करते हैं। जीएसटी की जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी बिजनेस की डीलिंग होते हैं ना, जिस जिस तरह से उस किसी भी अदर बिजनेस से होती है या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग या पब्लिक में, तो उसको टैक्स कैसे फिल करना है, कैसे वहां से टैक्स कैसे किस तरह से जाएगा, जीएसटी वगैरह जो भी है, एचएसएन कोड है, हर ये एचएसएन होता है कि हार्मोनाइज सिस्टमैटिक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि ये बताता है कि जो फिजिकल गुड्स होते हैं ना, जो उनके उन पे वो किस तरह के गुड्स हैं, वो उन पे टैक्सेशन क्या, किस तरह का टैक्सेशन है उनका, और जो टैक्स जो फिजिकल गुड है उनका कस्टम में क्या रोल है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में क्या किस तरह से वो मैनेज करते हैं वो। एक कोड मिलता है जीएसटी पोर्टल पे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जीएसटी पोर्टल पे हम सर्च कर सकते हैं, अगर कोई गुड्स है ना जैसे उसका एचएसएन कोड है, तो उस गुड्स के बारे में देख सकते हैं कि ये डीलिंग कैसे कैसे हो रही है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी है या नहीं है ये, तो कैसे उसका एप्लीकेबल है वो 6 या 8 डिजिट का कोड होता है ये, और जहाँ जहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट है तो वहाँ वहाँ पे एचएसएन कोड मिलेगा, इंडिया में भी जीएसएन एचएसएन कोड है। पेरोल एग्जीक्यूटिव जो होता है कि जो पे सैलरी वगैरह होती हैं, तो उनको देखना होता है, उसको मैनेज करना होता है, उनका ईएसआई, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और जो मंथली सैलरी होती है उनकी वो डिस्ट्रीब्यूट करना। और अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो अब हम जिस पोस्ट पे आज हम वर्क करेंगे, देखें कंपनी में हम क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो हम बनाएंगे डेली एंट्री, इनवॉइस मैच करेंगे, जो हमको बायर से सप्लायर से इनवॉइस मिलते हैं हम उनको देखेंगे, उनसे डीलिंग करेंगे। और इंटरनल ऑडिटर उसका काम चेक करना होता है, वो करते हैं कि वो क्या क्या चीजें चल रही है नहीं चल रही है उसमें। तो जैसा कि हमने देखा, अब हम पोस्ट पे हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तो हम 9 बजे ऑफिस में एंट्री की, फिर जो फॉर्मेलिटी जो भी टास्क होता है, फिर सबसे पहले अपना बायोमेट्रिक से एंट्री हुई, जो भी अटेंडेंस होती है, फिर वो करके फिर अपने बैठे अपने ऑफिस में, फिर देखा कि क्या चल रहा है, टास्क जो जो चल रहे हैं उसके अंदर, जो भी जिस तरह की भी हमारी कंपनी है फूड, एबीसी फूड मैन्युफैक्चरर, तो उसमें देखा कि उन्होंने देखा कि जितनी जितनी परचेज उनकी आ रही है, जितनी सेल्स आ रही है, वो टैली में एंटर की। फिर जो बैंक और वेंडर उनके साथ उनके लेजर वो मैच करेंगे, वो देखेंगे कि जो वेंडर ने जितना माल भिजवाया उनके पास वो एक्चुअल में आया है नहीं आया उनके पास, या बैंक के पास जो ट्रांजेक्शन उन्होंने किया वो बैंक वाले में रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर बैंक से जो फंडिंग या फिर जो भी आ रहे हैं उनसे लोन या फाइनेंस, तो वो मैच हो रहे नहीं हो रहे उनसे, फिर उनको बैकअप करके फिर अपने सीनियर के पास भेजेंगे, जो कौन होगा, सीनियर अकाउंटेंट हमारा। फिर ये देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, हमारी जो जॉब है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में जीएसटी इनवॉइस हो गए, परचेज ऑर्डर हो गए, इनको शॉर्ट एब्रीविएशन में बोल देते हैं पीओ, परचेज ऑर्डर को। डेबिट क्रेडिट नोट हो गई, कितना डेबिट पे सामान गया, कितना क्रेडिट पे सामान आया, वो सारी चीजें देखेंगे। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो यूज करते हैं, गुड्स रिसिप्ट नोट, इसको बोलते हैं कि बायर के द्वारा दिया जाता है कि नोट, ये जो बायर होते हैं ना, इश्यू बाय द बायर, ये जो जहाँ से जैसे हम खरीदेंगे सामान, जैसे मान लो हमने कोई सामान भिजवाया है किसी के पास, तो हम तो सेलर हो गए और वो बायर हो गया, तो वो एक नोट भिजवाएगा हमारे पास कि जो हमने गुड्स भिजवाया था फिजिकली, तो वो उसके पास पहुंच चुका है। तो एक नोट होता है कि इस तरह का, गुड्स रिसिप्ट नोट बोलते हैं इसको, जीआरएन। डिलीवरी चालान, ये भी इसी तरह का काम होता है कि जो सामान डिलीवर हो रहा था, तो कंसाइनमेंट जब हमारा जाता है तो उनके लिए दिया जाता है, ताकि रास्ते में उनको कहीं पे भी वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी अथॉरिटी उनको बीच में आए चेक करने के लिए, तो वो उस चालान को दिखाएं कि हम ये सामान कंसाइनमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिलीवर कर रहे हैं। और सैलरी शीट होगी, और बैंक डॉक्यूमेंट यानी कि जो बैंक की स्टेटमेंट होगी, बैंकिंग वाले से जो लेन देन होगा, जैसे कोई भी पेमेंट हो रही है दिन की वर्किंग कैपिटल के थ्रू, या फिर जो भी है वो बैंक से हो रही है, या फिर यूपीआई जो कर रहे हैं वो नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह जो सारी चीजें वो देख रहे हैं, वो सारी चीजें इसके थ्रू होगी। तो पूरी जर्नी किस तरह से होगी, जैसे कंपनी में स्टार्ट हुआ, कोई प्रोडक्शन आया, कोई मान लो ऑर्डर आया कि पहले इतना प्रोडक्शन करना है, फिर उसका ऑर्डर देखा कितना ऑर्डर है, वेंडर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहाँ जहाँ से हमको रॉ मटेरियल लेंगे स्टेप 2 पे, यानी कि
जिस भी हमको जो भी परचेज का ऑर्डर मिला है, यानी कि जो हमको मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है, हम देखेंगे कि वो रॉ मटेरियल हम कहाँ से ला सकते हैं। फिर वो देखा हमने कि इस वेंडर से मिलेगा, फिर उसके साथ डीलिंग की। फिर उसके बाद जब सामान आया, फिर जीआरएन नंबर मिला। फिर उसके बाद जीएसटी इनवॉइस, हमने जीएसटी इनवॉइस पर से वो जनरेट किया। फिर वेरीफाई करते हैं हम। फिर बाद में जर्नल एंट्री पर स्टार्टिंग होती है। अब देखो वो कल हम पढ़ रहे थे ना, जर्नल एंट्री वाउचर से स्टार्ट होता है सारा प्रोसेस। तो देख लो उससे पहले भी ये प्रोसेस होती है सारी, कि कैसे कैसे जीआरएन नंबर आएगा, फिर जीएसटी जीएसटी जनरेट होगा। फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि ये सारी जो हमने माल भिजवाया है या लिया है वो सही से है, एक्यूरेट है, उसकी अमाउंट जिस जिस डीलिंग पे, जिस अमाउंट पे हमारी डीलिंग हुई थी। फिर ऐसे जरा एंट्री होगी, फिर बाद में आपको पता ही है लेजर करेंगे, फिर जरा ट्रायल बैलेंस होगा, फिर लास्ट में फाइनल रिपोर्ट जो भी स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सारी बनेगी। तो फिर इस तरह से सबसे पहला स्टेप ऐसे होता है कि जैसे जो भी स्टार्टिंग आएगा, कोई ऑर्डर आया हमारे पास, हम जैसे फूड बना रहे हैं, देख रहे हैं फोटो में यहाँ पे एक कंपनी में यहाँ पे चल रही है प्रोसेसिंग, जो भी इनका वर्क है। तो ऑर्डर आया, हमने देखा कि इस तरह कितने इतने ऑर्डर आए L1, यानी कि क्या पता इसका L1 तो चलो एग्जांपल के लिए कि कोर्स इतना है कि किसी जगह पे 500 गुड्स भिजवाने हैं वो आइटम, किसी जगह पे 700, किसी जगह पे 1000। तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें, तो वो देखनी है हमको इसमें। तो परचेज ऑर्डर आया, फिर वो देखा कि किस रेट पे हमारी डीलिंग हुई है, कितनी क्वांटिटी पे जाएगा। HSN जो भी बताया मैंने, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एक गुड्स की क्वालिटी और फिजिकल गुड्स को क्लासिफाई करते हैं कि इस तरह का ये गुड है, और इसकी डीलिंग कस्टम मतलब इंटरनेशनल या नेशनल इस तरह से हो रही है। डिलीवरी डेट हमको किस ड्यू डेट तक हमको सामान या कंसाइनमेंट है वो भिजवाना है। फिर हायरार्की से अप्रूव होगा परचेज ऑर्डर। अगर 50,000 से ऊपर है तो फाइनेंस हेड है, उसके साइन मैंडेटरी होंगे। अगर उससे कम है तो चलता रहेगा जो डेली ऑपरेशनल वर्क होगा हमारा ऐसे एज रूटीन। फिर देखेंगे वेयर हाउस में हमारे पास क्या क्या सामान पड़ा है। अगर कोई सामान कम है तो उसको लाएंगे, देखेंगे हम। जैसे जो रॉ मटेरियल आया जब हमने ऑर्डर किया, तो हमारे पानीपत वेयर हाउस में आया वो, क्योंकि हमारी कंपनी जो वर्किंग का है वो तो करनाल में है जो, लेकिन हमारा वेयर हाउस है वो पानीपत में है। तो वहाँ पे आया, देखा कि वो जो परचेज ऑर्डर था, चेक पीओ, पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर, वो ऑथराइज रेट पे आया नहीं आया है। फिर उसका इनवॉइस चेक किया कि जो इनवॉइस किस तरह से जिस रेट पे बात हुई थी उसी रेट पे आया नहीं। फिर डिलीवरी चालान चेक किया, क्वांटिटी चेक की। फिर हम जीआरएन नंबर भेजेंगे उसको कि यहाँ पे हम बायर हो रहे हैं, हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बायर हो गए। और जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं सेलर हो गया, तो यानी कि जीआरएन नंबर कौन देंगे, हम देंगे यहाँ पे जीआरएन नंबर, जिससे हमने सामान लिया कि भाई हमारे पास सामान आ चुका है, गुड्स हमारे पास डिलीवर हो चुके हैं। फिर देखेंगे कि अपने अपने भी यहाँ पे की चेकिंग कि जो जीएसटी नंबर है, GSTIN, वो एक्टिव है या नहीं है। अगर क्या पता हमने किसी ऐसे वेंडर से परचेज कर लिया सामान, उसने जीएसटी नंबर अपडेट ना करा रखा हो या उसका जीएसटी नंबर एक्टिवेट ना हो। फिर देखेंगे जीआरएन के अंदर जो क्वांटिटी उसने बोला था वेंडर ने, वो हमारी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और जो HSN कोड है, कि कोड जो गुड्स है वो उस कैटेगरी का है भी है नहीं है। क्या पता मान लो हमने मंगवाया कोई किसी खाने के आइटम और भिजवा दी उसने कोई मेडिकल आइटम। कई कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी। जैसे कोकोनट ऑयल है, तो एक तो हेयर पे लगाने के लिए आता है, लेकिन कंज्यूम करने के लिए अलग से आता है, और उस पर लिखा होता है बल्कि जो बालों में लगाते हैं कि दिस इज नॉट फॉर कंज्यूम या फिर नॉट फॉर कंजम्पशन पर्पज। जो हमको अगर खाने में यूज करना है तो वो अलग आएगा, नारियल तेल। तो फिर हम देखेंगे सारे, हम टैक्स वगैरह जीएसटी कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी वैल्यू हमारा, कितना टैक्स हमको पे करना है, कितने का प्रोडक्ट हम फिर कॉस्ट हमारी क्या आ रही है इस प्रोडक्ट पे, वो सारी चीज चेक करेंगे। फिर इसके बाद होगी जनरल एंट्री। जैसे अब लगा लो हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 लाख, जिस पे 18% जीएसटी था। हमने रिलायंस जो हमारा वेंडर था, यानी कि हम स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा नेटवर्क किसके साथ था, रिलायंस के साथ, डी मार्ट के साथ एंड मेट्रो। तो देखा कि रिलायंस से हमने सामान परचेज किया। तो फिर हमने देखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट, ये जो एंट्री है 1 लाख की, जिसपे से 18% जीएसटी, ये भी जीएसटी भी डेबिट अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये भी एक्सपेंस हो जाता है 1 रुपये का। इनपुट सीजीएसटी देखो अभी बताया था ना मैंने, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं। ये सीजीएसटी होता है सेंटर, स्टेट सेंटर को जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड एसजीएसटी होता है उस स्टेट का जिस स्टेट के हम हैं, या फिर अदर स्टेट हो गए, अगर हम सेंटर में तो उधर स्टेट को जाएगा वो। तो ये हो गया। फिर जो जिससे हमने सामान परचेज किया, हमने क्रेडिट पे सामान परचेज किया भी, इसलिए हमने रिलायंस रिटेल लिख दिया। अगर हमने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट की थी तो परचेज काउंट डेबिट एंड इनपुट सीजीएसटी करके फिर हम टू कैश करते हैं, टू बैंक करते हैं। अभी हमने यहाँ पे सामान क्रेडिट में खरीदा है, उधार में खरीदा सामान हमने, इसलिए हम इसको टू रिलायंस रिटेल कर रहे हैं, यानी कि जिस वेंडर से हमने सामान परचेज किया है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगी इसकी, जैसे जैसे रिलायंस का ये लेजर बन रहा है रिलायंस वाले का,
तो उसके में देखेंगे बाय परचेज बाय इनपुट जीएसटी इतना 1,18,000, और इनपुट जीएसटी के जब उसमें भी वहाँ पे रिलायंस के नाम से 18,000 का बनेगा। तो यहाँ पे इस इनपुट जीएसटी को देख सकते हो, और यहाँ पे इस इनपुट जीएसटी को, ये 18,000 वैल्यू है, यहाँ पे 18,000 वैल्यू है। ये रिलायंस का यहाँ पे टोटल, इसमें जीएसटी वाले कॉलम में 18,000 इसकी वैल्यू, और इस जीएसटी वाले में रिलायंस की वैल्यू 18,000 है। तो यानी कि मैच होगी, ये एक एंट्री यहाँ पे है तो उस एंट्री के दूसरे जर्नलाइजर में उसकी वैल्यू मैच होगी उसी हेडिंग से। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ट्रायल बैलेंस वगैरह बनेंगे, उसमें फिर वेरिफिकेशन चेक करेंगे कि कितना उनका चेक हुआ है नहीं हुआ है। जैसे रियल कंपनी, अब हमने जैसे कंपनी बनाई है एबीसी फूड लिमिटेड, तो इसमें ट्रायल बैलेंस टैली जब यूज करेंगे, टैली आप लोगों ने देख रखा है ना, देख रखा होगा यूज करते हुए, कैसे यूज करते हैं टैली, याद है आपको, कराया नहीं टैली का फंक्शन? Yes, sir. अगर टैली जैसे करेंगे तो टैली में देखेंगे कि जब टैली में जर्नल एंट्री पोस्ट होगी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो, उसके बाद लेजर अपने अपन बन जाते हैं। तो उसमें अगर कोई एरर होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा कि ये डेबिट है नहीं है इक्वल। तो हमें खुद भी चेक करना होता है कि यू मस्ट ऑडिट इट फॉर एरर्स, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि हमें डेबिट हमारा क्रेडिट इक्वल है या नहीं है। कोई हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी डायरेक्ट मैंने पे पुट कर दिया हूँ, कोई बैलेंस है, कोई नेगेटिव नहीं शो हो रहा, कोई बैलेंस इस तरह का हो जो हमें पॉजिटिव में शो करना था, तो वो चीज़ें सारी खुद भी चेक करनी होती है ताकि हमारा लास्ट में रिजल्ट आउटकम सही रहे। फिर जीएसटी वगैरह का प्रोसेस जो होता है, जैसे परचेज ऑर्डर आ गया, हमने फिर उसमें एंट्री कर दी, फिर हमने जीएसटी वगैरह का देखें कि वी पे जीएसटी ऑन परचेज इनपुट एंड कलेक्टिव जीएसटी और सेल आउटपुट। तो जीएसटी हम देखेंगे कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी भी कई तरह के, जीएसटी 1, 2, 3 ऐसे ये होते हैं। तो जीएसटी 1, जीएसटी R1 डिटेल्स ऑफ अवर आउटवर्ड सेल, इसमें वो हमारे जो भी हमने सामान 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 भेजा है यानी सेल्स की आउटवर्ड, तो उसकी डिटेल इसमें होगी। जीएसटी 3 भी इसमें होती है, मंथली समरी एंड टैक्स पेमेंट। एंड जीएसटी का ये पार्ट होता है टू बी रिकंसलेशन। ये हमारे वेंडर को इंश्योर करता है कि हमने जो रिटर्न किया है तो वो हम हमें फील्ड देयर रिटर्न सो वी गेट क्रेडिट। तो हम रिटर्न पे भरेंगे तो उसमें क्रेडिट मिलेगा हमें कुछ। ये सारी चीजें होती है जीएसटी वाले जब करते हैं इसमें पोर्शन में। और फिर देखेंगे कि जब पेमेंट वाला आता है, जब ऑप्शन, जब पेमेंट वाला पोर्शन आता है, तो पेमेंट वाले में कैसे कैसे करते हैं पेमेंट। नेफ्ट आरटीजीएस, आप सभी लोगों को पता है नेफ्ट आरटीजीएस क्या क्या चीजें होती हैं। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें कुछ लिमिट होती है, जैसे 2 लाख तक का है तो नेट में कर दो, अगर उससे ज्यादा है तो आरटीजीएस के थ्रू कर दो। इंस्टेंट हो जाती है, किसी में इंस्टेंट करनी होती है इतना, अगर चार्ज भी लगता है कुछ परसेंट अगर इससे ज्यादा अमाउंट हो तो। और जो बड़ी बड़ी अमाउंट होती है वो इनके थ्रू पे होती है, उसमें वहाँ पे यूपीआई वगैरह ये नहीं यूज करते जो हम करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। वहाँ पे यूपीआई नहीं काम करेगी इतने हाई लेवल, इतने बड़े पेमेंट पे, जो जो बड़ी बड़ी कंपनी की बड़ी बड़ी डीलिंग होती है। और अदर पेमेंट जो गेटवे पे, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर कैश चेक हो गया, उसके थ्रू जो पेमेंट करते हैं वो वहाँ पे हो गई, जिससे हमने सामान खरीदा है। फिर जब सामान, फिर हमने से ये तो था सामान को लेके कि हमने सामान कैसे खरीदा, फिर जो टैक्स कैसे फिल किया हमने, फिर पेमेंट कर दी हमने इस तरह से। फिर बाद में सैलरी का, जब सैलरी सैलरी भी तो बनाएंगे, फिर सैलरी वाला डिपार्टमेंट सैलरी बनाएंगे। तो फिर सैलरी जो बनाएंगे इसमें देख रखे है कि जैसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव यानी कि जिस पोस्ट पे हमारी बेसिक सैलरी है 25,000, HR है हमारा हाउस रेंट अलाउंस 10,000, एनपीएफ हमारा है इतना, और पीटी यानी कि ये हो जाता है प्रोफेशनल टैक्स, ये कंपनी अपने आप ही काट, जब सैलरी जिसकी जितनी होती है ना तो उसके हिसाब से टैक्स स्लैब में जो उसकी रेट डिफाइंड होती है तो उसके हिसाब से टैक्स इतना काट दिया, यानी कि इसका 200 रुपये इसका कटा प्रोफेशनल टैक्स का, जो प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। ऐसे प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी हमसे बेसिक हमसे ज़्यादा है, एचआरए भी ज़्यादा होगा फिर उसका, और पे भी फिर उसका ज़्यादा कटेगा। तो इस तरह से फिर इसकी फाइनल जो नेट सैलरी बनती है वो इतनी बनती है। तो वेयर हाउस मैनेजर कितनी बनती है, और अटेंडेंस सबकी, जैसे करनाल ऑफिस में वर्क करें तो सबकी करनाल में होगी। और टीडीएस वगैरह जो कटता है वो सैलरी पे कटता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, तो फिर बाद में वो रिफंड भी आ जाता है। अगर इनकम टैक्स जो हम भरेंगे आईटीआर, अगर वो उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है हमारी उस ईयर की, तो फिर वो हमारे में रिफंड आ जाएगा, जितना जा रहा होगा हमारा एक्स्ट्रा, हमको एक्स्ट्रा नहीं पे करना होता, वो रिफंड आ जाता है। जैसे टीडीएस तो लगभग हर दूसरे महीने कट जाता है, पहले महीने दूसरे महीने, मतलब मंथली मंथली कटता रहता है। वो इनकम टैक्स हम साल के एंड में ही भरते हैं, मिड में भरते हैं। तो फिर अगर इनकम टैक्स जो हमारे भर रहे, तो टैक्स इनकम भी तभी जाता है जब हमारी इनकम होती है, इनकम फिक्स होती है। ऐसे कंपनी में पहले सीटीसी होता है या फिर गवर्नमेंट कंपनी में सीटीसी होता है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी या कॉस्ट टू कॉर्पोरेशन। तो हमारी जब इनकम पहले से भी है तो नहीं कि हमारी इनकम इस महीने 30,000 आ रही है, अगले महीने 35,000 आएगी, बेसिक सैलरी बेसिक ही रहती है, आचार्य भी लगभग सेम रहता है। वो कुछ बोनस वगैरह हो जाते हैं जो मंथ टू मंथ डिपेंड करते हैं कि जैसे हमारी कोई जॉब ऐसी है जिसमें हमको टारगेट अचीव करने होते हैं,
तो उसमें फिर एक्स्ट्रा टारगेट मिल जाता है, टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है, या फेस्टिवल बोनस होते हैं जो मिलते हैं एक्स्ट्रा मनी, या तो मॉनेटरी मिल जाते हैं या फिर गिफ्ट मिल जाते हैं कंपनी से। तो वो सारी चीजें होती है, इसलिए सैलरी पे फिक्स होगा। जब इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स देखो साल में लगा लो किसी की सैलरी पूरे साल की मिला के 5 लाख बन रही है और उस पर टैक्स कट रहा है 50,000 का इनकम टैक्स, और उसका टीडीएस क्या पता महीने महीने का मिला मिला के 4-4 हजार का कट रहा हो, तो 5-5 हजार का कट रहा हो, तो लगा लो 60,000 उसका टीडीएस कट गया। अब ये तो उसकी इनकम टैक्स से क्रॉस कर गया वो 50,000, उसका जब इनकम टैक्स कट रहा था 60,000 टीडीएस, तो यानी एक्सीड कर गया टीडीएस। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा है वो उसका रिफंड आ जाएगा, क्या पता सहारा भी आ जाए। वो डिपेंड करते हैं किस तरह की सिचुएशन में वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका डिडक्शन ऑप्शन होता है। फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम देखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन जैसे कोई भी हमारे अगर हमारे कैश बुक में दिखा रहा है कि 5 लाख है, लेकिन हम बैंक की पासबुक में देखेंगे तो वहाँ पे 4 लाख से ज्यादा। ऐसा क्यों? क्या पता जो अमाउंट हमने पे की उसमें से पूरी अमाउंट डिडक्ट ना हो पाई हो, या फिर बैंक ने कोई चार्ज काट लिया अपने आप ही, या बैंक ने कोई इंटर बैंक हमारा कोई इंटरेस्ट बैंक में देना रहता हो तो वो हमारा इंटरेस्ट बैंक से फिर पे हो गया है। तो ये एक होता है कि जो भी फ्रॉड, जो भी इसे चेक करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि हम अपनी पासबुक को या फिर जो हमारी कैश बुक होती है उसको हम जब बैंक वाले पासबुक से मैच करेंगे तो हमको आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पे किस तरह से हमारी फंडिंग चल रही है। मान लो हमारी में तो पेमेंट हो रही है 5 लाख की, जैसे हम देख रहे हैं, क्या पता, और बैंक की पासबुक में 4,80,000 यानी कि 20,000 क्या है, क्या पता बीच में किसी ने फ्रॉड कर दिया हो, या फिर बैंक ने सीधा हमारे अकाउंट में इतने जनरेट किए हो, बाकी 20,000 क्या पता किसी और के अकाउंट में चले गए हो, या फिर बैंक ने कोई चार्ज सर्विस काट लिया हो, या इंटरेस्ट कोई हमारा रहता हो वो बैंक को देना, वो बैंक ने कट कर लिया हो अपने आप ही। और फिर ये जो जो एक्सपेंस होते हैं, इंटरनल इन्वेंटरी ऑडिट होते हैं, जीएसटी रिकंसिलिएशन होते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं हम कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सपेंस एक्यूरेट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी या रेंट होता है वो पेमेंट से बिफोर हमको मिल जाए, क्या पता। इन्वेंटरी ऑडिट, जो भी स्टॉक है, हमें जो पानीपत वेयर हाउस में जो हमारा स्टॉक रखा है उसकी स्टॉक कितना करेंगे हम, तो टैली की तरह दिखा रही है, वो सारी चीज चेक कर रहे हैं। जब हम ईयर एंड में जब सारी चीजें क्लोज करते हैं, क्लोजिंग इसी को बोलते हैं, क्योंकि कभी सुना हो आपने, आपके कोई फैमिली में या फ्रेंड कोई भी आप, या फिर आप खुद लोग प्राइवेट में जब जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कोई आपके बड़े हैं, तो कहते हैं नहीं क्लोजिंग चली हुई, जैसे फरवरी मार्च में पूरा बिजी जाते हैं वो, क्लोजिंग चली हुई है, उसमें सारी चीजें मैनेज करते हैं, हर डिपार्टमेंट पूरा बिजी होता है। जैसे अब हम अकाउंट डिपार्टमेंट का देख रहे हैं तो ये सारी चीजें मैच करेंगे कि जो इनको पेमेंट आनी थी वो अभी तक आई नहीं है, आई है, या फिर आई हुई है तो उसका इनको वर्क मिला है नहीं मिला है। सामान चेक करेंगे कि जो इनके वेयर हाउस में सामान है वो एक्चुअल में इतना दिखा रहा है, और जो इनके टैली यानी कि बुक में इतना टैली है, जो इनके सॉफ्टवेयर में इतना इतना दिखा रहा है। और जीएसटी देखेंगे कितना जो उनको जीएसटी पे करना था वो उन्होंने अकॉर्डिंगली पे किया है नहीं किया है। डेप्रिसिएशन चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन, अगर इस मशीनरी में 5 साल का डेप्रिसिएशन था तो यानी कि मशीनरी इस साल आज 5वां साल है उस मशीनरी का, तो क्या बताइए आज इस साल उस मशीनरी को हमें बेचना हो तो वो सेल करी है नहीं करी है, या फिर उस पर कोई हमने रिपेयरिंग करी है नहीं करी है, और वेंडर जिसके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं उनको हमने पेमेंट की है, या कंफर्मेशन जो भी हमारा सामान आ रहा है जा रहा है वो सारी चीज़ एक्यूरेटली मैच हो रही है नहीं हो रहा लास्ट तक। और बैंक के साथ है कि बैंक की जो मंथली स्टेटमेंट वगैरह है तो हमारे अकॉर्डिंग वो सारी मैच हो रही नहीं हो रही है। फिर जैसे जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है वो क्या चीज करता है कि इसको लेके मैनेजमेंट रिवेन्यू लगा लो 30 करोड़ का रिवेन्यू हुआ और 22.5 लाख का एक्सपेंस हो गया, और जीएसटी कितना हुआ 12 लाख का, तो ज्यादा हो गया फिर, यानी कि थोड़ा लॉस में चल रही है। तो ये सारी चीजें देखते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे कैसे क्या चल रहा है, एक्सपेंस इतना हुआ, जीएसटी पेबल यानी कि जीएसटी इतना है पे करने का उनका। तो मैनेजमेंट को ये सारी चीजें लास्ट में शो होती है, जब हम सारी चीजें टैली वगैरह करके तो उनको शो हो जाता है कि उनको हमको रिवेन्यू इतना हो रहा है इस यहाँ से, और हमारा एक्सपेंस ये जा रहा है, और जीएसटी हमको इन चीजों पे इतना आ रहा है, हमारा जीएसटी पे करना। तो ये सारी चीजें जब लास्ट में मैनेजमेंट बैठता है, जब डायरेक्टर बैठते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसमें सारी चीजें वो एक्यूरेट वो यहाँ पे नहीं कि वो एक एंट्री देखेंगे। वो जो अकाउंटेंट पर्सन होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट, तो वो सारी चीजें जब अपना काम कर करके स्टेटमेंट वगैरह सारी फाइनलाइज कर देते हैं, तो उनके पास फिर डाटा इस तरह से जाता है, चार्ट फॉर्म में जाता है या फिर जैसे भी जाता है कि ताकि उनको इंस्टेंटली दिख जाए कि रेवेन्यू टोटल इतना था, एक्सपेंस इतना था, और जीएसटी अगर उनको और ज्यादा जाना है तो फिर उस डिपार्टमेंट वाइज भी डाटा मांग सकते हैं। फिर देखते हैं कि ऑपरेशन जो जो कैसे कैसे ऑपरेशन थे। परचेज, सबसे पहले परचेज हुआ, परचेज प्राइस रेगुलेशन होता है, प्राइस ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर होता है उसके फिर से चेक करते हैं, अकाउंट्स वाला अकाउंट का काम करते हैं जिसमें पेमेंट होती है, कंप्लायंस होते हैं, ऑडिट भी करते हैं यानी कि टैक्स वगैरह का भी काम करते हैं, सेल्स वाले बिलिंग बनाते हैं वो, और कलेक्ट करते हैं पेमेंट वगैरह, और क्रेडिट लिमिट देखते हैं कि इसकी क्रेडिट इतनी थी तो इसको हम सामान इससे ज्यादा नहीं भिजवाना, या फिर हम इतने सामान तक का परचेज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं परचेज करना। वेयर हाउस में देखेंगे कि वेयर हाउस कितना रहता है, कितना सामान स्टॉक रह रहा है हमारा, जीआरएम पर जो सामान हमने
भेजा है किसी को, तो उसका सामान जो हमने भेजा वो एक्यूरेट पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर हमने जो सामान मंगवाया है वो सामान हमारे अकॉर्डिंगली आया नहीं है। एचआर देखेंगे कि सारे जो वर्कर एम्प्लॉय वगैरह हैं, सारे डेली आ रहे हैं, फिर उनकी टैक्स वगैरह बनाएंगे। अगर कोई अपसेंट है कोई भी एम्प्लॉय, तो उसके सैलरी रेट करेंगे डे वाइज, जिस जिस तरह से भी उनका जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और बोर्ड वगैरह जो करते हैं MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, इनके भी यहाँ पे जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं उनके आगे फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो सारे फिर। तो देख लेते हैं कि एक जो रियल वर्ल्ड क्राइसिस मैनेजमेंट इसमें देखेंगे, जैसे एक सिनेरियो है जैसे मिसिंग इनवॉइस है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जो उसका अगर कोई इनवॉइस मिसिंग होगा तो उसका GST पे इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा कि जो भी वेंडर जिससे भी मैंने सामान परचेज किया था कि उसको पेमेंट जब तक नहीं रखे देंगे जब तक हमारा GST 1 रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, यानी कि GST 1 जो भी हमने पेमेंट जो भी सामान हमने मंगवाया था कि वो सामान हमारे पास आएगा आया नहीं है तब तक हम उसकी पेमेंट रोक के रखेंगे। वरना तो ऐसे तो हमारे पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, या फिर हमारा हमको पेमेंट अगर हमने GST की पेमेंट कम कर दी, फिर बाद में जब ऑर्डर आएंगे या गवर्नमेंट ऑर्डर ऑर्डर होते हैं वो चेक करेंगे कि हमारा सामान इन्होंने सामान तो इतने का सेल किया, लेकिन इन्होंने टैक्स GST इतने का पे कर रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम वहाँ पे पकड़े जाएंगे। तो इसलिए हम पेमेंट तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक हमारे पास सामान वगैरह पूरा नहीं आ जाता। या फिर एक देखते सिनेरियो भी लेट पेमेंट, वेंडर ने सामान रोक दिया, वेंडर स्टॉप रॉ मटेरियल सप्लाई, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो हम उसको अपना जो पेमेंट होगी वो कैश पेमेंट करेंगे उसको, या फिर जो भी इसके साथ अगर हमारा थोड़ा इशू आ रहा है कि अभी पेमेंट नहीं हो सकती, तो उसके साथ नेगोशिएट करेंगे कि अभी थोड़ा इतने में कर लो, फिर थोड़ा आगे फिर पेमेंट कर देंगे, जैसे इंस्टॉलमेंट वगैरह का, या कोई और कंसिडरेशन अगर देन कैश कोई चीज़ होगी, या कोई ऐसा मेटेरियल जो हम बनाते हैं वो उनको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, तो वो ऐसे उसको उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे इनकी एक्टिविटी होती है, जैसे क्लास जो हो जाती है ये CEO अप्रूव करेगा, ये परचेज ऑर्डर को वेयर हाउस करेंगे, GRN नंबर को वेरीफाई करेंगे, अकाउंटेंट होंगे वो एंट्री करेंगे, जो एंट्री देखेंगे वो ऑल्टर करेंगे, वो फिर मैच करेंगे उन एंट्री को कि वो जो भी एंट्री हो रही है इन सारी प्रोसेस से गुजर के वो सारी चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही है। अब जैसे ये परचेज ऑर्डर है 5 लाख का प्लस 18% GST जो हमने देखा था, फिर 5वें दिन पहले दिन तो ऑर्डर आया हमको, फिर गुड्स आए पानीपत में कि हमारा वेयर हाउस है पानीपत में, फिर GRN हमने बनाया, फिर देखा कि उसको भिजवाया अपने जिससे हमने सामान परचेज किया सेलर को, फिर उसके बाद उसने अपना चेक करा, फिर Day 7 हमने अपनी जो अकाउंट एंट्री थी टैली में रिकॉर्ड की, फिर 13 डे हमने पेमेंट इनिशिएट कर दी जो हमने पेमेंट देनी थी। तो इस तरह से फिर ये चलता आगे प्रोसेस। तो देखते हैं कि जैसे अब हम फाइनेंस पढ़ रहे अकाउंट पढ़ रहे, तो उसमें करियर की लगा लगा करियर को लेकर क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। जैसे एक कोई फाइनेंस का स्टूडेंट है या फिर फाइनेंस जिसको और इंटरेस्टेड लगता है तो फाइनेंस एनालिस्ट बन सकता है वो, इसके अंदर ये प्लानिंग से स्टार्ट होकर बजटिंग वगैरह सारे मॉडलिंग वगैरह सारे आते हैं। टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, जो फाइनेंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे तब GST कंप्लायंस जो भी होते हैं इनके, या इनकम टैक्स वगैरह जो होते हैं या अदर टैक्स जो होते हैं उनमें आप हेल्पफुल बन सकते हैं, आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं आप। एंड ERP स्पेशलिस्ट, यानी कि जो ये टूल्स होते हैं जिससे अकाउंट्स बनते हैं, टैली, SAP, ओरेकल जो हो वगैरह जो जो आजकल चले हुए मॉडर्न मॉडर्न, तो उनको आप उनका उनमें प्रोफेशन करके आप अपना करियर को आगे चला सकते हैं इस फाइनेंस या अकाउंट्स वाले ऑप्शन में। तो देखा कि जैसे हमने देखा कि अकाउंट्स कैसे क्या क्या चीज होती है, प्रोसेस ओवर लेजर, यानी कि ये खाली लेजर लेजर नहीं होता है कि इसमें फैक्ट्री गेट से स्टार्ट होके इसमें सारी चीजें मैनेज होती है कि वॉइस कैसे जनरेट हुआ, GRN नंबर, ये सारी चीजें। कंप्लायंस इज किंग। एक GST एंट्री भी बहुत सारे लाखों का नुकसान कर सकती है। अगर एक एक एंट्री भी, जैसे भी आप लोग काउंट में पढ़ते हैं कि अगर एक सिंगल डिजिट भी हमसे मिस हो जाता है तो हमें पूरा फिर सारे अकाउंट चेक करने पड़ते हैं, हमारी बैलेंस शीट जैसे लास्ट में मैच नहीं आती, तो हम फिर शुरू में घूमते हैं ऊपर जाके कि हमारा सारा जो हमने जर्नल एंट्री की थी, फिर उसके बाद लेजर किए थे, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीजें हमारी मैच हो रही है नहीं हो रही हैं। फिर देखेंगे कि जो हमारा लिंकेज है कि परचेज सेल में हमारा लिंकेज कैसा है, कि क्या पता हम परचेज परचेज ज्यादा किए जा रहे हैं, सेल हम कम कर रहे हो। तो अगर हम ऐसा है तो यानी कि हम घाटे में हैं, नुकसान में हम, यानी कि हमारी एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केटिंग हमारा कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। तो फिर बोर्ड वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें देख के स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको कैसे मार्केट में सेल करना है, या उसको स्ट्रेटेजी उसके लिए क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। एक्यूरेसी फिर चेक करते हैं कि जो भी हमने सारा डाटा कलेक्ट किया है जो हमने बनाया है तो वो एक्यूरेट है या नहीं है। जैसे जितना हमने स्टॉक मंगवाया वो हमारे गोडाउन में है या हमारे वेयर हाउस में है या नहीं है, जितना हमने सेल किया है तो वो हमारे डाटा में है नहीं है, क्या तो हमने सेल कम किया और हमारे डाटा में ज़्यादा चल रहा हो तो देखेंगे कि वेयर हाउस में इतना सामान पड़ा हुआ, तो वहाँ से सारी चीज़ें फिर मैनेज होती है।
तो ये लास्ट का था, एवरी सक्सेसफुल कंपनी रन ऑन ट्रस्ट एंड एवरी ट्रस्टवर्थी कंपनी रन ऑन एक्यूरेट काउंटिंग। तो कंपनी है क्या, मैंने समझी कंपनी है जो वो कॉर्पोरेट वो ट्रस्ट से चलती है, और जो भी ट्रस्टवर्थी कंपनी होती है वो अकाउंटिंग पे ही चल पाती है। अगर अकाउंट में गड़बड़ी होगी तो कंपनी का फिर क्या बेस रहा, कंपनी को अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कंपनी का, कि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, उनके डाटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उनकी सेल अच्छी नहीं हो रही है, तो यानी कि कंपनी अच्छी से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए एवरी सक्सेस एवरी ट्रस्टवर्थी कंपनी रन ऑन एक्यूरेट अकाउंटिंग। तो ये था इसका छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे कि एक अकाउंटेंट कैसे ऑफिस में एंटर करके कैसे अपनी डेली एक्टिविटी करता है, यानी कि खाली जर्नल एंट्री से नहीं है, वाउचर से नहीं स्टार्ट होती सारी चीजें। परचेज ऑर्डर मिलता है, फिर चेक करते हैं उसको, जीआरएन नंबर वगैरह जब स्टॉक आता है जीआरएन नंबर भेजते हैं, एचएसएन नंबर भी होता है उसको, उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि वो गुड एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, इस तरह से फिर सारा अकाउंटिंग पोर्शन सारा बनता है, ये जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ? क्योंकि रियल में तो अब ये चीज यही चीजें दिखेंगी रियल में, जैसे जो कराया है कि अब देख लो रियल वाला ही था ये जो भी टॉपिक कर रहा है, कि रियल में कैसे एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव कैसे अपना डेली एक्टिविटी करता है और शाम को फिर अपना 5 बजे अटेंडेंस साइन ऑफ करके चले जाते हैं फिर अपने घर। तो बस ये होता है, अब इसमें चाय पानी का तो करेंगे नहीं कुछ। तो बताइए अगर आप लोगों को कोई query, कोई डाउट कुछ समझ में ना आया, फिर कोई चीज पूछनी हो दोबारा। ओके, तो फिर आपको असाइनमेंट भी दूंगा आज मैं, जिसमें से आपको अगर आप कल तक प्रिपेयर कर पाए तो और अच्छा है, वरना आप लोग कल कम से कम 50% तो असाइनमेंट को करके आना, ताकि कल, क्योंकि कल आपका दिन रहेगा, कल आप लोगों को ही पढ़ाना है हमको। एक सेकंड में। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे अकाउंटेंट कैसे वर्क करता है, अब हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, कंपनी हमने पढ़ा। तो अब देख लो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है और सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं। तो ठीक है, अभी आप लोग अभी जाना, मतलब अभी अजय सर भी आ रहे हैं हमारे साथ। तब तक आप लोगों को मैं आपकी अटेंडेंस शीट भेज देता हूँ।
हेलो। हेलो सर। हेलो हर्षदीप, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। हेलो मेरी फाइनेंस की क्लास वालों, बच्चों कैसे हो आप सब? हेलो गोविंद, जानवी, मौसम, शिवानी, बढ़िया सर। कैसे? अच्छा ठीक है। सो इस फाइनेंस वाले वीक में आपने पूरे हफ्ते में डील किया अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और कंपनी के एक अकाउंट्स रजिस्टर्स के बारे में, है ना? यही किया ना? अब मुझे ये बताएं कि पिछले 2 हफ्तों में हमने क्या क्या सीखा। एक somebody will explain, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? हाँ जानवी, एक्सप्लेन करो। हेलो मौसम, एक्सप्लेन करो चलो। कंपनी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा सर, बोर्ड के मेंबर और उनकी मीटिंग के टाइप में पढ़ा। और माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया के बारे में पढ़ा। और सीएसआर के बारे में सर। और और बताओ, एक दो चीजें छूट गई। ये सब ऑपरेशन के बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग कि कितने तरह यस के सर। अकाउंट्स होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, किन अकाउंट्स में पैसा दिया जा सकता है, करंट्स अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनी अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपने पढ़ा, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो ओवरऑल अब तक आपका एक थ्योरी पोर्शन आपको लगा कि हाँ हम एक थ्योरी पोर्शन के अंदर कवर कर रहे हैं। और ऐसी कुछ चीजें आपने अभी तक पढ़ी थी कभी जो हमने इस पूरे इस 2 हफ्ते के आराम में बताई हैं आपको? यस सर। पहले पढ़ी हुई हैं ये सारी चीजें? यस सर। ओके, क्या क्या पढ़ा फिर पहले इसमें? ये सारे बीबीए में, एमबीए में। बीबीए में, एमबीए में। अब जो पढ़ाई आपने पढ़ी थी वो सारी की सारी पढ़ाई गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसीज कहाँ यूज करती हैं? वो यूज करती हैं अपनी कंपनी को चलाने में, ठीक है ना? हाँ जी सर। यानी सबसे पहले एक कंपनी बनती है, कंपनी किस तरीके से बनेगी, उसके बाद उसका फाइनेंस कैसे हैंडल होता है, ठीक है ना? इस नेक्स्ट वीक के अंदर हम डील करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है ना? सो नेक्स्ट पूरा वीक कुछ असाइनमेंट्स बेसिस का होगा, रियल टाइम प्रॉब्लम बेसिस का, ठीक है ना? ओके। यहाँ पर आप डील करोगे कंपनियों में आने वाले, हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, पूरी केस स्टडी के ऊपर चलेगा। और केस स्टडी आपको ये क्लियर करके बताएगी कि किस कंपनी के अंदर कब क्या इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे वो अपना टैक्स बचाते हैं, और कैसे वो अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे डायरेक्टर्स को सैलरियां मिलती हैं। डायरेक्टर को सैलरी को मैंने बताया था ना कंसेप्ट, कैसे कैसे मिलती हैं डायरेक्टर की सैलरियां, नेट प्रॉफिट का 10% बताया था ना? नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीएसआर पॉलिसीज, सब पता है ना सबको? यस सर। हाँ ठीक है। और हमारे कुछ असाइनमेंट्स है इस वीक के। और मुझे लगता है यहाँ पे ना दो तीनों की ना अटेंडेंस नहीं होती, तो प्लीज स्पेशली रिया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये कि क्लासेस ज्वाइन करो यार, वरना वी विल नॉट एबल टू गिव यू सर्टिफिकेट। कभी बोलोगे सर ने पहले बोला नहीं था, ठीक है ना? तो ये मैसेज रिया के लिए था। तो हम देखते हैं, तो हम कुछ असाइनमेंट्स आपको शेयर करेंगे, एंड नेक्स्ट वीक में हम प्योरली डील करेंगे किसके ऊपर? प्रैक्टिकल केसेस के ऊपर और कंपनी के रियल टाइम एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है ना? इस हफ्ते शायद हम मिल नहीं पाए, मुझे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा काम था तो मैं क्लासेस ले नहीं पाया। तो हरप्रीत सर कैसी क्लास ले रहे हैं? आपको फीडबैक कैसा है सबका इनके लिए? ठीक है सर, अच्छा है। इंटरेक्शन कर रहे हैं हरप्रीत ये सारे के सारे? कम ही कर रहे हैं सर, आपसे थोड़ा ज्यादा करते हैं, मुझसे थोड़ा कम कर पाते हैं। कम कर पाते हैं? जी सर। चलिए कोई नहीं, फिर हम इनको डील करते हैं नेक्स्ट वीक। रियल टाइम प्रॉब्लम में फिर मैं ही देखूंगा, रियल टाइम प्रॉब्लम तो मुझे ही करानी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक की क्लासेस मेरे पास रहेंगी आपकी सारी की सारी रियल टाइम के लिए। टिल देन ना हम आपको ग्रुप्स में असाइनमेंट शेयर करेंगे, जानवी, गोविंद और मौसम एंड शिवानी। असाइनमेंट्स को डन करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है ना?
इस हफ्ते के 4 असाइनमेंट होंगे, मैं आपको अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो असाइनमेंट सबमिट कर देना, फिर आपकी हम मार्किंग रिलीज करेंगे 2 हफ्ते की पूरी। ओके सर। ठीक ओके है, ओके। सो ठीक है, फिर कल की छुट्टी रहेगी, कल हमें थोड़ा सा काम है, सो हम मंडे को मिलते हैं फिर प्रॉब्लम्स के साथ। कल का असाइनमेंट डे है, कल को छुट्टी रहेगी क्लासेस की, लेकिन असाइनमेंट के लिए ऑन रहेगा, ठीक है ना। और अगर बोलोगे तो कोई डाउट सेशन अगर क्रिएट हो तो हम आधे घंटे का डाउट सेशन रख लेते हैं, कल 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा एक डाउट सेशन होएगा, तो क्रिएट योर डाउट सारे के सारे, ठीक है ना, और हम डाउट डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट निकल जाए। ओके ओके ठीक है, सर। हाँ, तो डाउट लेके आना है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो पिछले अभी तक जितना हुआ है उस पूरे सेशंस को अच्छे से पढ़िए, हम उसके प्रैक्टिकल यूजेस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक में, और हम कल बात करेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट भी बनानी है ना सबको। यस सर। हाँ, तो कल हम रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, मैं एक सैंपल शेयर करूंगा और फिर हम उस रिपोर्टिंग पे काम करेंगे। ओके ठीक है, ओके सर। ठीक है, लेट्स क्लोज द मीटिंग, बाय।